नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बॉक्स चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का पार्ट 4 है। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीजों से बाहर कोई भी चीजें नहीं आती हैं। तो चलिए इस पार्ट 4 में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गरीबी के बारे में, गरीबी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें गरीबी की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि जीवन के न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। मतलब कितना टफ वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जो मिनिमम चीजें चाहिए होती हैं किसी भी इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की कमी ही गरीबी होती है। ठीक है, कि भाई न्यूनतम उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन। ठीक है, मिनिमम कंजप्शन के लिए जो आवश्यक, जो जरूरी चीजें होती हैं वो भी उसके पास नहीं है, तो वहां पर जो है गरीबी आपकी जो है आ जाती है। अब गरीबी को हम दो भागों में बांटते हैं। दो तरीके से गरीबी की जो परिभाषा आती है वो आती है, एक आती है निरपेक्ष गरीबी, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी, और एक होती है आपकी सापेक्ष आपकी गरीबी। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि जैसे कि निरपेक्ष गरीबी को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आपका जो पॉवर्टी, और इसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें इसको, रिलेटिव आपका जो है पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष गरीबी का क्या मतलब होता है? इस स्थिति में मनुष्य के पास बुनियादी आवश्यकताएं, मतलब जो जरूरी आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, वो भी नहीं मौजूद होती हैं। जैसे भोजन, आवास मतलब घर, भोजन मतलब खाना, शिक्षा मतलब आपका एजुकेशन, पेयजल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके पास नहीं होती हैं। तब वहां पर एब्सोल्यूट गरीबी मतलब एब्सोल्यूट निरपेक्ष गरीबी आती है। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? ये गरीबी ये दिखाती है कि किस वर्ग के बीच कितनी आय विषमता, मतलब जो उसके पास मनी है, जो उसकी इनकम है, ठीक है, वो और एक दूसरा वर्ग जो है उसके बीच में कितनी डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में दो तीन तरीके के उसमें जो है सारे के सारे लोग बटे हुए हैं। एक होते हैं भाई मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, इनके बीच का डिफरेंस, कितनी इनकम का डिफरेंस है, वही हमें सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी दिखाती है। गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करता है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। मतलब गरीबी रेखा क्या है? एक ऐसी रेखा जो जब कोई आदमी अपनी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी मिनिमम आवश्यकताएं जो होती हैं, उनको भी पूरा कर नहीं सकता। ठीक है, एक लिमिट तक जब वो पूरा कर लेता है, ठीक है, तो उस लिमिट से ऊपर जो है वो नॉर्मल आदमी होते हैं, उस लिमिट से नीचे जो है वो गरीबी रेखा कहलाती है। मतलब ये जो रेखा है, इस रेखा को उस डिसाइड किया जाता है कि इस रेखा में कोई आदमी जो है, मान लीजिए 100 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, तो वो डिसाइड होता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है या वो गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब कोई आदमी जब अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना कमा लेता है वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और नहीं कमा पाता है या उसके पास नहीं है तो गरीबी रेखा से नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गरीबी रेखा ज्ञात करने की विधि कौन सी होती है। विधि आपको मतलब इसमें नहीं पढ़ना कि विधि वास्तव में क्या होती है, आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो गरीबी रेखा ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं हेड काउंट विधि। हेड काउंट, इस विधि में उस जनसंख्या की गणना होती है जो गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब जो आपका पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे कितने लोग रह रहे हैं, वो हेड काउंट विधि द्वारा गिने जाते हैं। उसके बाद है आपका लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या होता है? ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या होता है? इस कर्व द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है कि मतलब उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में इनकम का डिफरेंस है वो कितना है। अगर लॉरेंज वक्र ज्यादा होता है तो इसका मतलब वहां पर इनकम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, गरीबी भी ज्यादा होगी वहां पे। नेक्स्ट आपका गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, आय के वितरण की विषमता। मतलब ऊपर तो हो गया आय विषमता, इनकम का डिफरेंस, नीचे हो गया कि जो इनकम का जो वितरण होता है, जो उसको बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू लोगों के पास पहुंचता है, तो वो किस हिसाब से पहुंचता है उसको हम गिनी गुणांक से जानते हैं। फिर आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं। आपको पूछ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसके कौन कौन से आयाम हैं? वो है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 पर ही जो है वो पूरा सूचकांक बनता है।
भारत में गरीबी रेखा मापने की कमेटियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अभी तक कमेटियां हुई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। सबसे पहली कमेटी बनी थी डॉक्टर वाई के अलग समिति 1977 में। इस समिति ने कहा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी लेता है और शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी लेता है वो गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, और अगर वो नहीं ले पाता है, इससे कम है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे होंगे। मतलब ये जो है गरीबी रेखा डिसाइड कर दी गई कि 2400 कैलोरी जो है वो खाना लेता है। खाना लेने के लिए मतलब सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं से चीजें जो है खरीदनी पड़ेंगी, तो वहां पर जो है फिर इनकम का चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति 1989 में बनी। इस समिति ने सिफारिश करी कि जो गरीबी रेखा बने वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, मैं आगे बताऊंगा आपको कि जब इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा कि ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और शहरी गरीबों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उनके आधार पर गरीबी नापी जाए। नेक्स्ट आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति मानी जाती है गरीबी नापने के लिए। यह समिति 2005 में बनती है। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब जो रूरल एरिया है उसमें प्रतिदिन 27 रुपए और महीना 816 रुपए, शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33 रुपए और महीना 1000 रुपए यदि कोई कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। समझ गए आप। फिर नेक्स्ट आती है सी रंगराजन समिति। इस समिति ने 2012 में बनती है, और इससे ये समिति कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसने 972 रुपए महीना और शहरी क्षेत्र में जिसने 1407 रुपए महीना अगर कमाता है वो, तो वो गरीबी रेखा से निर्धारित करता है। अब देखिए समितियां किस तरीके से बनती हैं और ये कितनी इम्प्रैक्टिकल होती हैं। आप सोच सकते हैं कि 1407 रुपए में कोई भी इंसान अपने 2 टाइम की रोटी पूरे महीने खा सकता है। अब आप ये सोचनी बिंदु है, आप खुद सोच सकते हैं। फिर एक आपकी रिपोर्ट बनती है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक बनाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें ये 2016 में शुरू करी गई थी, और इसमें क्या हुआ था, प्रत्येक जो गरीब परिवार थे, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार थे उनको एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु यह योजना 2014 में शुरू की गई। नेक्स्ट आपका पीएम आवास योजना, 2022 तक सभी बेघरों को पक्का आवास देने ये योजना थी। 2022 तक, याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सभी लोगों को मकान, पक्का मकान देने का जो वादा है जो भारत सरकार है वो कब तक है, 2022 तक। फिर है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि 2/3 जो आबादी है, पॉपुलेशन को भोजन का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज सरकार सभी को प्रदान करेगी। जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 1 फरवरी से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जीएस कंबाइंड बैच, सारे एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीएएसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, जितने भी लेखपाल के एग्जाम होते हैं सबका एक कंबाइंड बैच है, और यूपीएसआई के लिए अलग बैच है। दोनों के दोनों ये बैच जो है 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी 2021 से ये स्टार्ट होंगे। इसमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसी वीडियो मिलेगी आपको, और उसमें फिर ग्रुप पे जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। जिसको कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इन 2 नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप यूपीएसआई 2016 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने थे, होता है वो है आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है इंग्लिश में इन्फ्लेशन। इसका एक मोटा मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। देसी भाषा में या बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और आर्थिक रूप से जो जब हम अर्थव्यवस्था की भाषा बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा बोलते हैं, तब उसी महंगाई को हम उसको नाम देते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ काल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म में जो किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तब हम उसको मुद्रास्फीति बोला जाता है, यानी महंगाई बोला जाता है। जब मुद्रा की मूल्य क्रय शक्ति में कमी आ जाती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए में आपको 5 केले देता था, और उसके बाद वही 15 रुपए में जो है 5 केले देने शुरू कर दिए, ठीक है, और फिर आपने कहा कि नहीं मुझे तो 10 ही रुपए केले चाहिए, तो 4 केले उसने दिए। तो ये जो 10 रुपए में पहले आपको 5 मिलते थे, उसके बाद 10 रुपए में फिर 4 मिलने लग गए, ठीक है, यानी अगर आपको 5 केले लेने हैं तो 15 रुपए में आपको मिलेंगे। तो यही महंगाई हुई। मतलब 10 रुपए, 5 केले का कीमत 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब वस्तु का जो
वस्तु है वो उतनी ही है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब उतने रुपए में उस रुपए की 10 रुपए के नोट की जो क्रय शक्ति क्षमता थी, मतलब उसको जो खरीदने की वैल्यू थी, ठीक है, किसी भी चीज को, वो कम हो गई। जब मुद्रा की या क्रय शक्ति में कमी आ जाती है तब मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका एक और तरीके से समझिए, जब वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति कम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं किसी मोटरसाइकिल से। मान लीजिए जैसे कि कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, और मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक ही ब्रांड की मान लीजिए मोटरसाइकिल है। अब उस मोटरसाइकिल का जो क्या होता है आपूर्ति, मतलब फैक्ट्री ने उस मोटरसाइकिल को बनाना थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है। हर आदमी जो है उसको लेना चाहता है, हर आदमी लेना चाहता है। तो क्या होगा इस मोटरसाइकिल का, इस मोटरसाइकिल के दाम बढ़ जाएंगे। दाम बढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई हो गई भाई। महंगाई क्यों होती है, महंगाई इसलिए होती है जब जैसे दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों होती है, क्योंकि प्याज की सप्लाई पीछे से कम हो जाती है और लोग डिमांड तो उतनी करें, क्योंकि प्याज एक एसेंशियल फूड है, वो हर सब्जी में पड़ता है, तो इसीलिए प्याज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। फिर है मुद्रा अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन का मतलब समझ लीजिए, जब महंगाई बढ़ी हुई हो और सरकार उसको कम करने का प्रयास कर रही हो, एक न्यूनतम लेवल पर लाने का प्रयास कर रही हो, तब उसे हम कहते हैं डिसइंफ्लेशन। याद रखना, इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, जो उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है मुद्रा अपस्फीति। क्या होता है यहां देखना, अपस्फीति और अवस्फीति दो चीजें हैं। डिफ्लेशन, जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ज्यादा हो और मांग कम हो जाए। सिंपल फंडा, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। जब उस मोटरसाइकिल की उसने फैक्ट्रियों ने सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन कोई डिमांड ही नहीं कर रहा उसकी, जनता खरीदना ही नहीं चाहती, तो क्या करेगी फिर जो मतलब फैक्ट्री होगी वो क्या करेगी, या फिर जो आपका जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, उस मोटरसाइकिल के दाम घटा देगी। ठीक है, दाम घटा देगी तो हो सकता है लोग उसको खरीद लें। बिल्कुल यही डिफ्लेशन का मतलब होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा हो और मांग मतलब डिमांड कम हो गई हो। ठीक है, फिर आपका मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब जब सरकार डिफ्लेशन, इस ये जो मुद्रा अपस्फीति है, अविस्फीति है, इसकी स्थिति को सामान्य करने में लगी हो। मतलब कि जब लोग जो है खरीद नहीं रहे हो, या फिर बहुत कंपनी जो अपने घाटे में जाके चीजों को बेच रही है, तब उस स्थिति में सरकार क्या करती है, सरकार वहां पर जब इंटरफेयर करती है और एक नॉर्मल स्थिति लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन, जो कि आपका जो है मुद्रा अवस्फीति को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। फिर आपका निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति, इसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों एक साथ हो तब स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मंदी क्या होती है ये चीज समझ लीजिए। मंदी का मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और सामान जो है वो फैक्ट्री में बना हुआ रखा है, कोई खरीदने वाला नहीं है उसको, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उस स्थिति को मंदी कहते हैं। ठीक है, स्फीति का क्या मतलब होता है, स्फीति का मतलब होता है लोगों के पास बहुत पैसा है और जो उस कंपनी है उसके पास जो है वो सामान जो है वो नहीं है, या फिर बहुत कम बन रहा है। जब ये दोनों स्थिति किसी अर्थव्यवस्था में होती है तब उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट आपका स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में या फिर बाजारों में, मार्केट में पूरी आर्थिक स्थिति जो है उसमें मुद्रा कम बची हो। ठीक है, लोगों के पास पैसा ना हो, एक साथ होते हैं, मतलब मुद्रास्फीति भी है और मुद्रा संकुचन भी है। इस स्थिति में किसी विशेष वस्तु, अब यहां ध्यान रखना, इसकी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई स्पेशल वस्तु ऐसी है जिसका मूल्य बढ़े हुए हैं, जिसके प्राइस बढ़े हुए हैं, और बाकी जो वस्तुएं हैं, बाकी जो गुड्स हैं, उनके प्राइस नॉर्मल हैं। ये जब दोनों स्थिति आती हैं तब वहां पर स्क्यू इन्फ्लेशन बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए 5 से 6% तक की जो मुद्रास्फीति, जो महंगाई होती है, वो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछेंगे कि सर जीरो क्यों नहीं हो सकती महंगाई? नहीं हो सकती। अगर जीरो हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं या फिर जो सामान आपके लिए बना रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा, वो घाटे में जा सकते हैं। तो इसलिए वो जो है अपने फैक्ट्रियों को आगे बनाने में डेवलपमेंट कम कर देंगे, पैसा नहीं झोंकेंगे, और फिर वहां पर जो आपके लिए कमी आ जाएगी। तो इसीलिए मिनिमम
मतलब मुनाफे के लिए, मिनिमम मुनाफे के लिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री में 5 से 6% की जो आपकी इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई होती है, वो जरूरी होती है, क्योंकि इससे मुनाफा मिलता है जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, और फिर वो नेक्स्ट फैक्ट्री खोलने में उससे रोजगार मिलता है। फैक्ट्री जब खोली जाती हैं और जो है गुड्स वगैरह, जो मतलब वस्तु वगैरह होती हैं, वो भी आपकी बनती हैं, वो आप तक पहुंचती हैं। फिर आपका फिलिप कर्व क्या होता है? फिलिप कर्व, इस कर्व में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति 1 आपका जो है बेरोजगारी। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तब बेरोजगारी कम होती है। अगर आपको मुद्रास्फीति, अगर आपको बेरोजगारी कम करनी है तो मुद्रास्फीति को बढ़ाना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने जब तक अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ी होगी तब तक आपको लगता होगा बेरोजगारी जो है वो खत्म क्यों नहीं हो सकती। बेरोजगारी कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? अगर बेरोजगारी को आपको खत्म करना है तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को आपको कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, और यदि महंगाई कई गुना बढ़ गई तो आप जो आज चीज 100 रुपए मिल रही है वो 1000 रुपए में मिलेगी। दिक्कत एंड में कंज्यूमर को, इंसान को, मनुष्य को, जो व्यक्ति है उसी को होगा। याद रखना इस चीज को। इसलिए ऐसा नहीं है बेरोजगारी को मतलब बिल्कुल ही खत्म नहीं, लेकिन 3 से 4%, 5% की बेरोजगारी हमेशा हर देश में, कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें बनी रहती है। देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मंद मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसका मतलब जब महंगाई जो है 3% या उससे कम होती है अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में, किसी देश में। चलती मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है वो 3 से 10% के बीच में होती है। उसके बाद है दौड़ती मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होती है। और कूदती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब होती है जब आपका मुद्रास्फीति 2 अंकीय या 3 अंकीय पहुंच जाती है। मतलब अब 2 अंकीय का मतलब होता है कि 30, 40, 50, 100, 200, 3 अंकीय पहुंच गई ना, तब पहुंच जाए। अति मुद्रास्फीति मतलब हाइपर इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति 3 अंकों से ज्यादा हो जाए। 3 अंकों से ज्यादा मतलब 1000%, 1000% हो जाए तब अति मुद्रास्फीति। और ये ऐसा नहीं कि ये नहीं है, जो वेनेजुएला कंट्री है वहां पर 2000-3000% जो इन्फ्लेशन बना हुआ रहता है वहां पे। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन जब जनसंख्या बढ़ने, औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण होता है, मतलब जो आपका शहरीकरण होता है। ठीक है। मानसून में कमी हो जाती है, मानसून कम आता है तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि फसल बर्बाद होती है, और जो है खाद्यान्न, जो अनाज होता है वो कम पैदा होता है। प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई भाई जो है मान लीजिए भूकंप आ गया या फिर कोई चक्रवात आ गया, तो उससे वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो कम हो जाते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो वस्तु जो है वो कम हो जाएगी। अगर फैक्ट्री ने उसको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाया इतनी जल्दी, तो वो जो वस्तु कम हो जाएगी और सीधी सी बात है उसमें महंगाई आ जाएगी, वो चीज बढ़ जाएगी, वो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही औद्योगिकरण होता है तो भाई सीधी सी बात है लोगों के पास पैसा आता है। नगरीकरण में भी लोगों के पास पैसा आता है। भाई शहरों में लोग क्यों रहते हैं आके? क्योंकि 4 पैसे कमाएंगे आके। मानसून में जब कमी हो जाती तो क्या होता है? मान लीजिए मानसून में कमी हो गई तो क्या होगा भाई? चावल की खेती नहीं हो पाएगी, चावल की खेती उस हिसाब से नहीं होगी। लोग कृषि की जो है, अगर खेती हो भी गई तो कृषि की लागत बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आपको समर से और जो है ट्यूबवेल से इन सबसे पानी देना पड़ेगा। कृषक की जो है वो लागत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो भी महंगा बेचेगा अपना जाके। ठीक है ना। महंगा बेचेगा तो आपकी जेब तक भी वो महंगा ही आएगा। प्राकृतिक आपदा आ गई, मतलब मान लीजिए कोई जो है भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी यही स्थिति बनती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जब इन्फ्लेशन की गणना करी जाती है। इसको जब मैं आपको सीपीआई और ये सब पढ़ाऊंगा तब जो है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। बस इतना जान लीजिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब सीपीआई के आधार पर जो है जब इन्फ्लेशन की गणना होती है। छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? छिपी हुई मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब वस्तु या सेवाओं की कीमत वही रहे। ठीक है। मान लीजिए आप 1 दर्जन केला लेने गए, ठीक है, 40 रुपए किलो, 40 रुपए दर्जन आपका केला दिया, तो केले में क्या करा उसने कि आप थोड़ा सा घूमे, उसने जो है 6 केले सड़े हुए डाल दिए। अब आपकी गिनती में तो 12 केले हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी उसकी खराब हुई। या फिर आपने मान लीजिए 1 किलो दाल ली, दाल में क्या करा उसने 950 ग्राम दाल तौली, पैसे उसने उतने लिए, लेकिन एंड में आपको जो है नुकसान हुआ। ये आपने मैथ में भी क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे कि एक जो है
दुकानदार जो है 1000 ग्राम जो होता है 1 किलो के नहीं तोलता है, वो 950 ग्राम तोलता है, तो अंत में जो है कितने प्रतिशत जो है वो हानि होती है जो व्यक्ति को, या फिर कितने प्रतिशत लाभ होता है दुकानदार को। तौल में कमी कर देता है, तब यह स्थिति आपकी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका टोटल मिला के मुद्रास्फीति का काफी ज्यादा पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना। नेक्स्ट वीडियो हम मुद्रास्फीति की गणना, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मुद्रास्फीति की गणना में हम क्या करेंगे, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, और इसके बाद मुद्रास्फीति के बाद जो है वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मैं, कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन, अगर आप पेपर में बैठ जाओगे क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं। धन्यवाद।